तर्कस में जितने तीर हैं उतने तुम चलाकर देख लो। साथियों, तर्कस में जितने तीर हैं उतने तुम चलाकर देख लो, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख लो, हर बाजी जीत जाएंगे हम, भले ही तुम हर खाने में वजीर सजा कर देख लो। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू दृष्टि। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की क्लास के माध्यम से बात करेंगे हिंदी को लेकर के। ठीक है, हिंदी में अपना तो स्कोर है वो रहेगा 40 में से 40 का। ठीक है साथियों, भीड़ भले ही कितनी भी हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी जो है वो उस लेवल की होगी तो आपको जो है वो कोई भी हरा नहीं सकता। चलिए कर लेते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, उससे पहले दृष्टि चैनल पर नए हो और सपना है इस बार वृद्धि का, ठीक है, तो आज ही दृष्टि के साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, और साथ ही साथ प्रश्न का आंसर करते रहिए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ देखना है। ठीक है, और कंप्लीट व्याख्या करेंगे ताकि आसपास का पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा और हिंदी के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। और देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन साथियों आराम से देखना है। देखो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, विलोम शब्द बताना है। ठीक है, देखो वाक्य है कि समान का दुरुपयोग ना करें। ठीक है, समान का दुरुपयोग ना करें, तो यहां पे आपको जो दुरुपयोग शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक है, और एसएससी जीडी के अंदर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, देखो दुरुपयोग का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए देखो कठोर, बी ऑप्शन उग्र, ऑप्शन सी निरुपयोग, ऑप्शन डी सदुपयोग। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन है, यानी कि दुरुपयोग के लिए सही विलोम शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह दुरुपयोग। साथियों दुरुपयोग की बात करें तो इसका विलोम शब्द होगा सदुपयोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह, दुरुपयोग का विलोम शब्द होगा सदुपयोग। ठीक है, अब देखो यहां पे बात करें कठोर की। ठीक है साथियों, कठोर शब्द की बात करें तो कठोर का विलोम शब्द होगा कोमल। ठीक है, कठोर शब्द जो है इसका विलोम शब्द होगा कोमल। ठीक है, उसके बाद में यहां पे बात करें उग्र की। ठीक है, जो उग्र जो शब्द है साथियों, उग्र जो शब्द है, उग्र का विलोम शब्द होगा सौम्य। ठीक है, उग्र का विलोम शब्द क्या होगा, उग्र का विलोम शब्द होगा सौम्य। ठीक है, उसके बाद में यहां पे बात करें निरुपयोगी, तो निरुपयोग का कोई जो है वो विलोम शब्द नहीं होगा, दुरुपयोग का सदुपयोग होगा। ठीक है, कठोर का कोमल होगा और उग्र का सौम्य होगा। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, बिल्कुल भाई, देखो राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। साथियों राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, उठाओ धनुष और निशाना साधो अपनी मंजिल का, अरे बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो परस्पर जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए देखो नलिन पंकज, ऑप्शन बी कह रहा है कि दिनकर वसुंधरा, ऑप्शन सी कह रहा है कि व्योम और शून्य, ऑप्शन डी कह रहा है कि रजनी और निशा। ठीक है, इनमें से सबसे पहले यहां पे बात करें अपन किसकी, नलिन की और पंकज की। ठीक है, नलिन और पंकज ये दोनों जो हैं वो कमल के पर्यायवाची। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि भाई उत्पल किसका पर्यायवाची है, ये भी कमल का है। ठीक है साथियों, उत्पल जो है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, राजीव की बात करें, राजीव जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये भी कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कि वारिज जो है, इनकी वारिज जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये भी कमल का पर्यायवाची है। और कमल के पर्यायवाची जो है वो एसएससी जीडी के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे, नलिन पंकज, ठीक है, उत्पल राजीव और वारिज ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये अपने कमल के हैं भाई। ठीक है, नलिन पंकज उत्पल राजीव और यहाँ पे होगा वारिज, ये सभी पर्यायवाची जो हैं वो ये हो गए कमल के। ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पे, ऑप्शन बी कह रहा है कि दिनकर और वसुंधरा। साथियों दिनकर जो है ये पर्यायवाची है सूर्य का। ठीक है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। इसके अलावा भास्कर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, मार्तंड जो है ये अपने सूर्य का पर्यायवाची है।
ठीक है, मार्तंड जो है ये किसका प्रवचय है, ये सूर्य का प्रवचय है। लेकिन यहाँ पे बात करें वसुंधरा की, तो वसुंधरा जो है ये प्रवचय है धरती का। ठीक है, वसुंधरा शब्द जो है ये धरती का प्रवचय है, लेकिन दिनकर जो है ये सूर्य का प्रवचय है। अगर आपसे पूछे कि भास्कर किसका प्रवचय है, मार्तंड जो है ये किसका प्रवचय है, तो ध्यान रहे दिनकर हो गया, भास्कर हो गया, ठीक है, मार्तंड हो गया, ये सभी अपने प्रवचय किसके, ये प्रवचय सूर्य के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो व्योम और शून्य, साथियों व्योम और शून्य की बात करें तो ये जो है ये आकाश के प्रवचय दोनों। ठीक है, व्योम और शून्य जो है ये प्रवचय है आकाश के। ठीक है, रजनी और निशा की बात करें, ठीक है, रजनी और निशा की बात करें तो ये साथियों रात के प्रवचय दोनों। ठीक है, रजनी और निशा जो है ये प्रवचय हो गए रात के। व्योम और शून्य की बात करें तो ये हो गए आकाश की प्रवचय। ठीक है, दिनकर सूर्य का प्रवचय है, लेकिन वसुंधरा जो है ये धरती का प्रवचय है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो परस्पर यानी कि प्रवचय नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, दिनकर, भास्कर, मार्तंड ये सूर्य के प्रवचय है। ठीक है, वसुंधरा, धरा, धरती, भूमि, भू ये सभी जो है वो धरती के प्रवचय है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन जो है वो आपका परस्पर प्रवचय नहीं है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, मुहावरा है कि नाक का बाल होना। साथियों नाक का बाल होना, ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए देखो भाग जाना, भाई भाग जाने के लिए मुहावरा है कि 9 2 11 होना। ठीक है, भाग जाना यानी कि 9 2 11 होना। ठीक है, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। उसके बाद में देखो लोभ में पढ़ना। साथियों लोभ में पढ़ना, इसके लिए जो सही मुहावरा है यानी कि लोभ के अंदर पढ़ना, यानी कि लोभ के अंदर पढ़ना मतलब 99 का फेर। ठीक है, 99 का फेर। ठीक है, 99 का फेर इस मुहावरे का अर्थ होता है लोभ में पढ़ना। 99 का फेर इस मुहावरे का अर्थ होगा कि लोभ के अंदर पढ़ना। ठीक है, नाक का बाल होना यानी कि किसी व्यक्ति का प्रिय होना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नाक का बाल होना यानी कि किसी का प्रिय होना, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। देखो कोई बात कहे बिना न रह पाना, इसके लिए जो मुहावरा होगा वो होगा कि पेट के अंदर पानी, पेट में पानी न पचना। ठीक है, पेट के अंदर पानी जो है वो न पचना, कोई भी बात जो है वो कहे बिना न रह पाना। ठीक है, लोभ के अंदर पढ़ना 99 का फेर। ठीक है, भाग जाना 9 2 11 होना, और किसी व्यक्ति का प्रिय होना यानी कि उसका नाक का बाल होना। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, एक जो वाक्य है इसके लिए आपको कौन सा एक सार्थक शब्द है ये बताना है। ठीक है, वाक्य है कि जिसके बराबर कोई न हो। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए देखो अजय, ऑप्शन बी अवैध, ऑप्शन सी असाधारण, ऑप्शन डी अनुपम। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए जो वाक्य होगा वो होगा अनुपम। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा अनुपम, यानी कि जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अनुपम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करें अजय की। ठीक है, अजय, अजय शब्द का अर्थ क्या होता है। साथियों अजय जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है अजय। ठीक है, अजय की बात करें तो जिसको, साथियों जिसको जो है वो जीता ना जा सके, जीता न जा सके। ठीक है, वो होता है अजय। अजय जिसको कभी भी जीता नहीं जा सकता वो होता है अजय। अवैध का मतलब क्या हो गया यहाँ पे देखो शब्द अवैध। ठीक है, अवैध की बात करें तो अवैध का मतलब हो गया जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध। ठीक है, जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द होगा अवैध। ठीक है, जिसको जीता ना जा सके उसके लिए होगा अजय, और जिसके बराबर कोई ना हो वो होगा अनुपम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट होगा अनुपम। जिसको, जिसके बराबर कोई ना हो, कानून के विरुद्ध यानी कि अवैध। ठीक है, जीता ना जा सके यानी कि अजय। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न की
निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही अर्थ है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का शब्द यानी कि शब्द युग्म का सही अर्थ है, ठीक है। शब्द युग्म अपने पास में है तरणी और तरणी, ठीक है। एक के अंदर ई की मात्रा छोटी है और एक के अंदर ई की मात्रा बड़ी है, ठीक है। तो जिसके अंदर साथियों, जिसके अंदर ई की मात्रा बड़ी है वो होगी नाप, और जिसके अंदर ई की मात्रा छोटी है वो होगा सूर्य। तो जिसका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ए, उनका बिल्कुल सही जगह नाभ और सूर्य, ठीक है। छोटी वाली जो तरणी है साथियों, छोटी वाली जो तरणी है इसका अर्थ होगा नाभ, और बड़ी वाली जो तरणी है इसका अर्थ सॉरी जो बड़ी वाली है इसका नाभ और छोटी वाली का सूर्य। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, तरणी जो बड़ी ई है उसके नाभ और तरणी जो इसमें छोटी है वो होगा सूर्य, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में, ठीक है, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित शब्द के अंदर जो रेखांकित शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है। अब देखो अपने पास में पूरा वाक्य है वह बहुत सुंदर है, तो इसके अंदर जो एक रेखांकित वाक्य है वो है अपने पास में सुंदर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो सुंदर शब्द है, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या है। इस सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या है। ऑप्शन ए देखो सौंदर्य, ऑप्शन बी सौंदर्यता, ऑप्शन सी सुंदरी, ऑप्शन डी सौंदर्यकरण। साथियों सुंदर शब्द की बात करें तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा सुंदरी, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह। सुंदर शब्द का, सुंदर शब्द जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसका जो स्त्रीलिंग रूप है वो होगा यहाँ पे सुंदरी, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। देखो एक शब्द कई बार जो है वो एसएससी जीडी के अंदर पूछा जाता है कि एक होता है कवि, ठीक है। इस कवि शब्द का साथियों, इस कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या होता है, ठीक है। कवि शब्द की बात करें तो ध्यान रहे कवि शब्द का स्त्रीलिंग हमेशा होगा कवियत्री, ठीक है। कवयत्री, कभी भी कवियत्री मत कर लेना, ये शब्द जो है वो कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका ध्यान रहे। कवि शब्द जो है ये पुल्लिंग है, कवि शब्द जो है ये साथियों पुल्लिंग है, इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कवयत्री, ठीक है। ये इस प्रकार से कवयत्री को लिखा जाएगा। बिल्कुल बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, आंखों में अरमान लिया साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या यार बस ठान लिया तो टान लिया। देखो सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से सही है, ठीक है। कौन सा शब्द जो है ये अपने शब्द शुद्धि की दृष्टि से सही है। ऑप्शन ए देखो अज्ञानता, ऑप्शन बी करेंगे अधीक्षक, ऑप्शन सी अनभिज्ञ, ऑप्शन डी अग्नि। साथियों यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करें अज्ञानता की, तो अज्ञानता कोई शब्द नहीं होता है, अज्ञानता कोई शब्द जो है वो नहीं होता है, अज्ञानता नहीं होता वो अज्ञान होता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे अज्ञान, ये हो गया अज्ञान। अज्ञानता कोई शब्द जो है वो हिंदी के अंदर नहीं होता है, अज्ञानता शब्द गलत है अपने आप में। देखो अधीक्षक की बात करें, अधीक्षक के अंदर हमेशा दी की जो मात्रा है ये आएगी बड़ी, इस प्रकार से अधीक्षक शब्द को लिखा जाएगा। अधीक्षक के अंदर इस दी की जो मात्रा है वो हमेशा बड़ी आएगी। उसके बाद में अनभिज्ञ, अनभिज्ञ को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हो गया अनभिज्ञ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो अग्नि शब्द है ये बिल्कुल सही है अग्नि, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ये जो है वो ग आता है और न है, तो ये जो सही शब्द है ये इस प्रकार से है, यहाँ पे जो लिखा गया है वो इस प्रकार से ये लिखा गया है टाइपिंग के अंदर, ठीक है। तो अग्नि शब्द जो है वो ये अपना सही है, ठीक है। उसके बाद में अज्ञानता नहीं होगा अज्ञान होगा, ठीक है। अधीक्षक नहीं होता, धी की मात्रा हमेशा बड़ी आएगी अधीक्षक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अनभिज्ञ इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अग्नि शब्द जो है वो अपने आप के अंदर एक सही शब्द है, ठीक है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से सही है। फिर वही बात है, शब्द शुद्धि बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो आशीर्वाद, ईर्षा, इमारत या फिर अधीन। साथियों यहाँ पे आशीर्वाद शब्द की बात करें तो ये शब्द जो है वो कई बार पूछा जाता है और इसको जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इस आशीर्वाद को, ठीक है। आशी फिर र आधा और उसके बाद में वाद, यानी कि ये हो गया आशीर्वाद, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें ये लिखा हुआ ईर्षा, ईर्षा नहीं होता है, ईर्षा शब्द ही नहीं होता है, वो होता है ईर्ष्या, ठीक है। तो इस ईर्ष्या को अपन लेंगे इस प्रकार से, ये हो गया ईर्ष्या, ठीक है। ई बड़ी आएगी, छ आधा, य और ऊपर मात्रा यानी कि ईर्ष्या, ठीक है। इमारत के अंदर हमेशा
इमारत जो शब्द है इसके अंदर हमेशा ई की मात्रा जो है वो आती है छोटी। इमारत के अंदर ई की मात्रा छोटी आएगी तो ये बन जाएगा इमारत। ठीक है, उसके बाद में अधीन शब्द की बात करें तो अपने आप में बिल्कुल सही है। कई बार अधीन शब्द जो है इसके अंदर दी जो है ये आती है छोटी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अधीन शब्द जो है इसके अंदर ई की मात्रा जो है वो हमेशा बड़ी आएगी। अधीन शब्द अपने आप के अंदर सही है। ठीक है, एक शब्द जो है वो कई बार लिखा आता है अनेक। ठीक है, एक अनेक है, ठीक है, एक अनेकों है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा जो है वो सब सही है? आप इस बात का जो है वो कमेंट करके बताना कि ये अनेकों लिखा हुआ सही है या फिर ये अनेक लिखा हुआ सही है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के अंदर वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है इस विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य के अंदर वह भाग ज्ञात करना है जिसके अंदर, ठीक है, कोई त्रुटि है यानी कि कोई फॉल्ट है। अगर कोई फॉल्ट नहीं है, अगर वाक्य के अंदर सेंटेंस के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है तो आपको बताना है कि ऑप्शन डी जो है वो कहना है कि कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, वाक्य है कि भक्ति युग का काल जो है ये सवर्ण युग माना जाता है। भक्ति युग का जो काल है ये सवर्ण युग माना जाता है। इसके अंदर त्रुटि देखो, सवर्ण युग माना जाता है, सवर्ण युग माना जाता है, इसके अंदर कोई त्रुटि है। ठीक है, सवर्ण युग माना जाता है, इसके अंदर कोई त्रुटि है। या फिर देखो भक्ति युग का काल, देखो भक्ति युग का काल, ठीक है, भक्ति युग का काल, इसके अंदर कोई त्रुटि है। ठीक है, या फिर देखो इस सवर्ण युग के अंदर कोई त्रुटि है। ठीक है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। साथियों देखो, भक्ति युग का काल सवर्ण युग माना जाता है। इस वाक्य के अंदर त्रुटि है किसमें? भक्ति युग का काल। ठीक है, इस वाक्य के अंदर त्रुटि है भक्ति युग का काल। इस वाक्य को सही तरीके से इस प्रकार लिखा जाएगा कि भक्ति काल जो है वो इसको सवर्ण युग माना जाता है। ठीक है, भक्ति काल जो है इसको, भक्ति काल अपने आप के अंदर एक काल है, तो भक्ति युग और काल दोनों शब्द जो है वो एक साथ में आ गए। यहाँ पे देखो भक्ति युग भी आ गया और भक्ति काल भी आ गया। दोनों शब्द जब वाक्य में एक साथ आएंगे तो वाक्य जो है वो गलत होगा। तो सही वाक्य होगा कि भक्ति काल जो है इसको सवर्ण युग माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य में वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, या फिर यदि कोई त्रुटि नहीं है या फिर कोई फॉल्ट नहीं है तो आपको बताना है कि कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, दिए गए वाक्य के अंदर वो भाग ज्ञात करें जिसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि है, फॉल्ट है। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो आपको बताना है कि कोई भी फॉल्ट है यानी कि कोई भी त्रुटि नहीं है। वाक्य कहना है कि पूरे दिन भर की मजदूरी है, ये पूरे दिन भर की मजदूरी है। ठीक है, इस वाक्य के अंदर मजदूरी के अंदर कोई त्रुटि है, पूरे दिन में कोई त्रुटि है, पूरे दिन भर या फिर कोई त्रुटि नहीं। साथियों देखो इस वाक्य की बात करें तो यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं। ठीक है, एक शब्द आ रहा है पूरा, ठीक है, और एक शब्द आ रहा है भर। पूरे का मतलब भी वही होता है और भर शब्द जो है इसका मतलब भी वही होता है। जब दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है और दोनों शब्द एक ही वाक्य के अंदर आ रहे हैं तो वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूरे का मतलब भी वही है, ठीक है, और भर का मतलब भी वही है, तो पूरा और भर दोनों एक साथ जो है वो कभी नहीं आ सकते। या तो देखो, अब यहाँ पे देखो, या तो वाक्य को ऐसे इस प्रकार लिखें कि पूरे दिन की मजदूरी है ये, या तो वाक्य को लिखें कि भाई पूरे दिन की मजदूरी है यह। ठीक है, या तो इस वाक्य को इस प्रकार से लिखें, या फिर दूसरा तरीका है इस वाक्य को लिखने का कि दिन भर की मजदूरी है ये। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना, दिन भर की मजदूरी है ये। ठीक है, दिन भर की मजदूरी है ये, तो ये वाक्य जो है वो सही होगा। या तो इसको लिखें कि पूरे दिन की मजदूरी है ये, या फिर इसको लिखें कि दिन भर की मजदूरी है ये। पूरा और भर शब्द जो है ये दोनों कभी भी एक साथ में नहीं आएंगे, तो पूरा और भर जो है यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। पूरा और भर जो है ये दोनों कभी भी एक साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, मुहावरा है कि अंग भरना, ठीक है, अंग भरना नहीं, अंग उभरना। ठीक है, अंग उभरना, इसका सही अर्थ क्या है? ठीक है, बदन के अंदर दर्द होना, उत्साहित न होना, बहुत समय से मिलना, या फिर युवा अवस्था के अंदर अंगों का विकास होना। ठीक है, बदन में दर्द होना। ठीक है, अगर इसकी बात करें
बदन के अंदर दर्द होना, तो इसके लिए बदन के अंदर दर्द होना, इसके लिए जो उपयुक्त मुहावरा है, ठीक है, वो है कि अंग अंग टूटना। ठीक है, बदन के अंदर दर्द होना यानी कि अंग अंग टूटना। ठीक है, उत्साहित न होना यानी कि अंग गिरना। ठीक है, उत्साहित न होना यानी कि अंग गिरना, उत्साहित न होना अंग गिरना। ठीक है, बहुत सने से मिलना। ठीक है साथियों, बहुत, एक मिनट, बहुत बहुत सने से मिलना यानी कि अंक भरना, अंक भरना, बहुत सने से मिलना। ठीक है, अंग उभरना यानी कि युवा अवस्था के अंदर, ठीक है, युवा अवस्था के अंदर अंगों का विकास होना, युवा अवस्था में अंगों का विकास होना, इसको बोलते हैं अंग उभरना। बदन के अंदर दर्द होना, अंग अंग टूटना। ठीक है, उत्साहित न होना, अंग गिरना। ठीक है, बहुत सने से मिलना, अंक भरना, और अंग उभरना यानी कि युवा अवस्था के अंदर अंगों का विकास होना। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में, ठीक है, दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, एक वाक्य दिया गया है, इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो सार्थक है। ठीक है, वाक्य कह रहे हैं कि जिसके अंदर संदेह न हो। ठीक है, जिसके अंदर संदेह जो है वो न हो, उसके लिए एक शब्द जो है वो कौन सा आएगा? संदिग्ध। ठीक है, यहां पे देखेंगे संदिग्ध, तो संदिग्ध का अर्थ होता है जिसके अंदर संदेह हो। यहां पे लिख रहा है कि संदेह न हो। ठीक है, जिसके अंदर संदेह हो वो होगा संदिग्ध। ठीक है, असंदिग्ध, चिंतनीय या फिर विचारणीय। साथियों यहाँ पे बात कहें, जिसके अंदर संदेह हो उसके लिए एक शब्द आएगा, जिसके अंदर संदेह न हो यानी कि असंदिग्ध। जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई संदेह या फिर शक नहीं हो उसके लिए एक शब्द आएगा असंदिग्ध। और जिसके अंदर संदेह या फिर शंका की भावना हो तो उसके लिए शब्द आएगा संदिग्ध। तो यहाँ पे न है तो इसके लिए होगा असंदिग्ध। जिसके अंदर कोई भी संदेह या शक न हो उसके लिए शब्द आएगा असंदिग्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते? ठीक है, इसका सही अर्थ क्या है? ठीक है, काबुल के अंदर क्या गधे नहीं होते? ठीक है, इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि काबुल में गधे होते हैं, यहाँ पे गधे शब्द है। ठीक है, काबुल के अंदर गधे होते हैं, क्या इसका अर्थ ये है? ऑप्शन बी कह रहा है कि अपनी चिंता स्वयं करना, काबुल में क्या गधे नहीं होते? अनपढ़ होना, या फिर कुछ ना कुछ बुराई जो है ये सब जगह पर होती है। साथियों, काबुल में क्या गधे नहीं होते? इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ना कुछ बुराई जो है ये हर जगह पर होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह, कुछ ना कुछ बुराई जो है ये सब जगह पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के अंदर जो रेखांकित शब्द है, ठीक है, उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं बताना चाह रहा, नहीं और है शब्द जो है ये परीक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट है। कहीं पे नहीं पूछ लेता, कहीं पे है पूछ लेता है, तो नहीं और है शब्दों का अच्छे से ध्यान रखें कि देखो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके अंदर जो रेखांकित शब्द है वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का कौन सा जो है वो पर्यायवाची नहीं है। चतुरानन ये ब्रह्मा का है, नाभिज ये भी ब्रह्मा का है, वृंसी ये भी ब्रह्मा का है, और विप्र। साथियों यहाँ पे विप्र शब्द की बात करें, ठीक है, विप्र जो पर्यायवाची है ये पर्यायवाची हो जाएगा किसका? ये पर्यायवाची है ब्राह्मण का। ठीक है, ये जो पर्यायवाची है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। विप्र हमेशा ध्यान रहे, विप्र जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, विप्र। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है कि एक शब्द आता है कई बार द्विज लिखा हुआ, द्विज। ठीक है, ये द्विज शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये द्विज जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, एक आता है अग्र जन्मा, तो ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, देखो द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची है और अगर जन्मा ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है, और विपर जो है ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है। और ये कई बार जो है वो पूछे जाते हैं, द्विज और अग्र जन्मा और विपर ये ब्राह्मण के हैं। बाकी देखो चतुरानन ये अपना ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, नबीज ये ब्रह्मा का है, और वृंची ये भी ब्रह्मा का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विपर यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में
रेखांकित वाक्य का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखांकित वाक्य का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, वह एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहता है। यहाँ पे आपको ग्रामीण का विलोम शब्द जो है वो बताना है, किसका? ग्रामीण का। इस ग्रामीण शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए देखो, सबसे पहले नागरिक, नगर, स्तर या फिर राज्य। साथियों देखो, सबसे पहले यहाँ पे राजतंत्र को, तो राजतंत्र का जो विलोम शब्द होगा वो होगा गणतंत्र। ठीक है, राजतंत्र का जो विलोम शब्द होगा वो गणतंत्र होगा। ठीक है, राजतंत्र का जो विलोम शब्द हो गया वो हो गया गणतंत्र। ठीक है, उसके बाद में स्थिर की बात करें, ठीक है, तो स्थिर शब्द जो है इसका विलोम शब्द होगा अस्थिर, अस्थिर। ठीक है, और ग्रामीण की बात करें तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा नागरिक। ठीक है, तो जिसका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कौन सा? ए, उनका बिल्कुल सही जगह, यानी कि ग्रामीण का जो विलोम शब्द है वो है नागरिक। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह, ग्रामीण का विलोम शब्द नागरिक। ठीक है, स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर और राजतंत्र का विलोम शब्द होगा गणतंत्र। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस समूह में सभी जो है वो पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें से किस समूह के अंदर सभी शब्द जो है वो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए देखो, अक्षी और दीर्घ, नयन और लोचन पर्यायवाची हो गए आंख के। ठीक है, लक्ष्य और प्रयोजन, ये लक्ष्य और प्रयोजन जो है ये लक्ष्य के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, उत्पल और इंदिवर, रश्मि और चैन, उत्पल, इंदिवर और राजीव। ठीक है, इसके अलावा जलज। ठीक है, उत्पल है, इंदिवर है, राजीव है, जलज है, और ये जो है वो अपने कमल के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, रश्मि और चैन। साथियों रश्मि की बात करें, यहाँ पे अंशु की बात करें तो ये पर्यायवाची होगी किरण की। ठीक है, रश्मि है, अंशु है, ये किरण के पर्यायवाची है। लेकिन चैन, चैन शब्द की बात करें ना, यहाँ पे चैन शब्द जो है ये पर्यायवाची है किसका? आराम का, चैन। ठीक है, चैन पर्यायवाची किसका हो जाएगा? आराम का पर्यायवाची, आराम, रेस्ट का। तो यहाँ पे आपका कौन सा डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि रश्मि जो है ये किरण का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे चैन जो है ये आराम का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी आपके अक्षी, दृग, नैन और लोचन ये आंख के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, लक्ष्य और प्रयोजन ये लक्ष्य के पर्यायवाची है। ठीक है, उत्पल, इंदिवर, राजीव, जलज और कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, रश्मि जो है ये किरण का पर्यायवाची है, लेकिन सेन जो है ये आराम का पर्यायवाची है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम जो है इसके कितने भेद होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, 5, 6, 7 या फिर 9। साथियों सर्वनाम की बात करें तो इसके भेद हो गए 6 कुल। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हो गए। सबसे पहला एक आ गया पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम 1 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर पे हो गया निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। 3 नंबर पे हो गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, 4 नंबर पे हो जाएगा कौन सा? अपना संबंधवाचक, संबंधवाचक। और नंबर 6 पे हो जाएगा संबंधवाचक के बाद एक हो गया प्रश्न, 5 नंबर पे, सॉरी 5 पे हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और 6ठे नंबर पे कौन सा होगा? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। एक कौन सा रह गया? निजवाचक, निजवाचक। ठीक है, तो ये अपने स जो है वो सर्वनाम हो गए पुरुषवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो स भेद हो गए। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में, ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ हो। ठीक है, शब्द युग्म है कि अभिज्ञ और अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ और अभिज्ञ का सही जो अर्थ है वो क्या है? ठीक है, अनचाह, निष्ठा, जानकार, मूर्ख, ठीक है, गहरा, उथला या फिर बेकार और शीघ्र। साथियों देखो यहाँ पे अभिज्ञ की बात करें और अभिज्ञ की बात करें तो इसका अभिज्ञ जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है, ठीक है, अभिज्ञ जो शब्द है इसका अर्थ हो गया जानकार, जानकार। और अभिज्ञ शब्द जो है इसका अर्थ हो गया मूर्ख। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, अभिज्ञ यानी कि जानकार, अभिज्ञ यानी कि मूर्ख। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित प्रश्न में सदैव पुल्लिंग शब्द जो है ये कौन सा? निम्नलिखित प्रश्न के अंदर सदैव
पुल्लिंग शब्द जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी सुआ, ऑप्शन डी मुर्गा। साथियों देखो, कछुए को कछुए बोलेंगे, भैंस का जो है पुल्लिंग हो सकता है पाड़ा, ठीक है। चूहा जो है इसका पुल्लिंग शब्द हो सकता है सुइया, ठीक है। मुर्गा जो है इसका पुल्लिंग हो सकता है मुर्गी, लेकिन यहाँ पे कछुआ जो है ये हमेशा सदैव पुल्लिंग शब्द ही रहेगा, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि प्रत्येक शब्द जो है वो हमेशा प्रयोग होता है, ठीक है। एक वचन के अंदर होता है, बहुवचन में होता है, दोनों के अंदर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको आपके अपने टेलीग्राम दृष्टि पर मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।